वेलकम टू फेडरल का मांझन। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स मॉडल पेपर, हमारा सेक्शन ए। सबसे पहले तो गेस्ट पेपर अभी है ना हम लोग रिलीज करने वाले हैं, कल ही है ना या परसों ही गेस्ट पेपर रिलीज हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप वो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि अभी है ना न्यू सिलेबस आया है, तो कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कल परसों तक है ना गेस्ट पेपर आ जाएगा। आप यूट्यूब पे जाके है ना इसी चैनल के आपको है ना गेस्ट पेपर डिटेल में मिल जाएगा, कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट आंसर्स, कितने लॉन्ग आंसर्स हर चैप्टर के वहाँ पे होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे रोल नंबर सबसे पहले आपने ढूंढना है। ठीक है, तो अगर लेट्स से यहाँ पे एक नंबर आप लिखेंगे अपना 2, तो आपने ना 2 यहाँ पे ना सही सर्कल भी कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपने करना है, वरना नहीं तो है ना आपने नंबर नहीं लिखा तो भाई एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि किसने सॉल्व किया है, तो किसी और को मार्क्स ना मिल जाए, किसी को ये मार्क्स ऐसे खाली पेपर समझा आपने पढ़ दिया, फिर भले आपने कुछ कराओ। रोल नंबर और वर्जन नंबर ये सब लिखें, कैंडिडेट साइन यहाँ पे आप है ना अपनी साइन कर देंगे, और साथ में लेड पेंसिल तो बिल्कुल यूज़ ना कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा है ना भरने के बाद हम आएंगे एमसीक्यूज सॉल्व करने। एमसीक्यूज आना आपके पास कितने हैं? 12 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 12 एमसीक्यूज हैं। 12 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको दिए गए हैं 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट आप टाइम कैसे अपना डिवाइड करेंगे? आपने ये करना है 20 मिनट में से 15 मिनट लगाने हैं सवाल सॉल्व करने में। ठीक है, 15 मिनट सवाल सॉल्व करने में, और 5 मिनट आपने लगाने हैं किस चीज में? एमसीक्यू भरने में, यहाँ पे कलरिंग में और आंसर चेक करने में कि आपने सही किया या नहीं। ठीक है, ये क्या है, ये मैं ना आपको पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद एक एक करके दिखाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, अभी अगर आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा है ना लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में है ना आपने क्या किया, आंसर मैंने पढ़ा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ना ऐसे मैंने टिक कर दिया जो मैं समझूंगा सही है। ठीक है, शुरू के 15 मिनट में आपने ये करना है। क्यों करना है वो मैं आपको आखिर में है ना पूरी समझाऊंगा क्यों है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे अभी बता देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीटिंग एंड ओवर राइटिंग इज नॉट अलाउड। यहाँ पे है ना साफ साफ लिखा हुआ है डिलीटिंग एंड ओवर राइटिंग इज नॉट अलाउड। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसकी वजह से है ना मैं आपको आखिर में पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि चल क्या रहा है, मामला क्या है। लेकिन अभी है ना पहले मॉडल पेपर हमें ना सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कहता है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी इज। अच्छा, अब इसकी वेलोसिटी, सर्कुलर बॉडी, ये हमारा है ना चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स से आता है। तो जो हमारा काइनेमैटिक्स का चैप्टर था उसमें लेट्स से ये है ना सर्कल हो गया। ठीक है, इस सर्कल में आप है ना कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि यहाँ पे है ना प्लैनेट अर्थ हो गया। ठीक है, प्लैनेट अर्थ हो गया, वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब है ना वो ऐसे यूं है ना घूम रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में समझे है ना सूरज हो गया। सूरज के लिए कौन सा कलर ले लिया हमने, येलो ले लिया वहाँ पर। ठीक है, ये आपका बीच में सूरज है, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, डायग्राम बहुत बुरी है लेकिन क्या फिलहाल अभी आपका एग्जाम है उस पर ना ध्यान देते हैं। वो है ना ऐसे यूं मूव कर रही है, हर पॉइंट पे आके ऐसे यूं है ना वो मूव करेगी। हर पॉइंट पे है ना आपकी वेलोसिटी क्या होगी, अलग होगी। क्यों? वेलोसिटी है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं जो हमने पढ़े थे। वेलोसिटी में एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। ठीक है, ये 2 मेन पार्ट होते हैं आपके वेलोसिटी में। अगर आप हर पॉइंट पे देखें मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, ठीक है, 2 सिनारियो बन सकते हैं, लेकिन एक सिनारियो में समझे हमने मैग्नीट्यूड है ना सेम ले लिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड की जो अर्थ की जो स्पीड है, ठीक है, वो जितने भी स्पीड से ट्रैवल करी है हमने बोला एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स की होगी, यहाँ पे भी स्पीड एक्स होगी, यहाँ पे भी स्पीड एक्स होगी, हर जगह स्पीड उसकी सेम होगी। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता तो वेलोसिटी बिल्कुल अलग है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस साइड पे देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, इस साइड पे देखिए ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इस साइड पे ऊपर जा रहा है, इस साइड पे राइट पे जा रहा है। अलग अलग डायरेक्शंस है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आपकी वेलोसिटी बिल्कुल ही चेंज हो रही है। इसलिए हमेशा जब भी आपकी एक सर्कुलर मूवमेंट होती है, सर्कुलर आपकी है ना मोशन होती है, सर्कुलर मोशन जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में और साथ में चैप्टर नंबर 3 4 में भी, सर्कुलर मोशन जब भी है, जब भी सर्कुलर मोशन होगी तो आपकी वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही होगी। तो यहाँ पे हम जब भी आप देखें सर्कुलर पाथ का मतलब सर्कल में आपकी बॉडी मूव कर रही है, तो वेलोसिटी जब भी आप ये 3 अल्फाज देखें तो समझे हमेशा आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत, सी गलत। ठीक है बच्चे, बी और डी, डी जरूरी नहीं है। आपने हमेशा आंसर जो सिलेक्ट करना है ना वो होगा वेरिएबल, मतलब चेंज हो रही है, आपको नहीं पता कैसे चेंज हो रही है। वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, आपको पता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है, चेंज हो रही है। ठीक है, आंसर इसका इसलिए वेरिएबल है।
ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज नोन एज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे है ना, जैसे वापसी है ना, इसलिए डायग्राम डाल रहे थे। यहाँ पे एक डायग्राम बनाने के लिए फिजिक्स में हमेशा डायग्राम बनानी चाहिए आपको। डायग्राम नहीं बनाई तो मतलब आप है ना, समझे वो मैं, ये हमने रोड ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे ना मैंने क्या कर लिया, एक गाड़ी बना ली। ये गाड़ी है ना चल रही है रोड पे, और ये इसके है ना, ये हो गए, इतनी अच्छी नहीं बनी लेकिन खैर, एक मिनट, टायर इसका है ना मैं चेंज कर लेता हूँ। अब गाड़ी ये चल रही है और ये है ना जा रही है गाड़ी आपकी आगे की तरफ। होता क्या है कि जब ये होता है तो जब गाड़ी आगे जा रही होती है तो यहाँ पे देखिए टायर और रोड के बीच में है ना टच आ रहा है, कांटेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये जो कांटेक्ट है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे है ना रेजिस्टेंस बनती है, ये है ना फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये रोड है ना, ये उस साइड पे है ना फ्रिक्शन आपकी होगी जो अपोज करेगी आपके आगे जाने के लिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों में, ठीक है। तो जब भी आप आगे की तरफ जाएंगे तो एक फोर्स होगी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसा है, क्योंकि रोड और टायर टायर जो पहिए हैं ना, उनके बीच में ना कांटेक्ट आ रहा होगा। उस कांटेक्ट के चक्कर में आपको है ना एक फोर्स फील होगी जो अपोज करेगी आपके मोशन को, और उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, द फोर्स, ठीक है, अपोजेस विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है। दो सरफेसेस जब टच में आते हैं, तो उस एग्जाम्पल में क्या था, आपके पहिए और साथ में आपका रोड वो टच हो रहे हैं, क्योंकि कांटेक्ट में आ रहे हैं रिलेटिव मोशन इस मोशन के वक्त, तो उससे एक है ना इन कांटेक्ट, यहाँ पे इन कांटेक्ट भी, ठीक है। जब भी आप ये देखें इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन की बात हो रही है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स, गलत भाई, ग्रेविटी कब आती है, जब टच होती है, कोई नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसा भी कुछ नहीं। न्यूक्लियर फोर्स, भाई न्यूक्लियर बम नहीं फाड़ रहे हम कि भाई आ गए यहाँ पे, नहीं। अब आंसर आपका सिर्फ है फ्रिक्शन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड और स्टॉप में आ जाती है 40 सेकंड्स में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डीसेलरेशन ऑफ द ट्रेन। डीसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन, इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है। डीसेलरेशन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो ये है कि डीसेलरेशन इज इक्वल टू, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, सो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब आपकी वेलोसिटी जो है वो कितनी चेंज हुई, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। सो आपकी जो शुरू में वेलोसिटी थी वो क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब गाड़ी रुक जाती है, ठीक है, स्टॉप पे, तो क्या होती है, 0। तो आपकी वेलोसिटी चेंज कितनी हुई, तो डेल्टा वी जो आपका है, इसको है ना मैं यहाँ पे पेपर लिख लेता हूँ, डेल्टा वी आपका जो है वो बेसिकली बराबर हो गया आपका 20 माइनस 0 के। तो फाइनल में बचा कितना, डेल्टा वी मतलब वेलोसिटी आपकी चेंज हुई 20 से, और टाइम कितना लगा, तो जब आप शुरू में ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 40 सेकंड्स। डायरेक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमने डायरेक्टली यहाँ पे 40 लिख लिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 0.5 ms माइनस, ठीक है। और डिसेलरेशन बोला है, एक्सेलरेशन नहीं बोला, इसलिए आपका आंसर नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। डिसेलरेशन हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 0.5 हमारा पहला आंसर है यहाँ पे 1, ठीक है, बाकी सारे ठीक है। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ टू ऑब्जेक्ट्स, one heavy and one light, are dropped from the same height, neglecting air as resistance, which object will hit the ground first। ये हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में काइनेमैटिक्स में कि यार जब हमारे पास एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, ये रहा यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस, जब एयर रेजिस्टेंस आपके पास नहीं होती तो होता क्या है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है, लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 बॉडीज कहा थी, ठीक है, डायग्राम पे यहाँ पे बना लेते हैं। ये मेरी बॉडी नंबर 1 है, ये ऐसे ही हवा से गिर रही है, और ये बॉडी नंबर 2 है, ठीक है। जब ये नीचे गिरते हैं तो एक्सेलरेशन फील करते हैं। कितनी एक्सेलरेशन, वो होती है आपकी ए इज इक्वल टू शुरू में 9.8, ठीक है, यहाँ पे भी 9.8। जब आप शुरू में फेंकते, जब वो नीचे जाते हैं तो है ना आपकी है ना कम होती जाती है। क्यों होती जाती है, क्योंकि वो एयर रेजिस्टेंस फेस करते हैं, उसकी वजह से है ना अलग अलग टाइम पे गिरते हैं। लेकिन अभी ये कह रहा है कि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो एयर रेजिस्टेंस हटा दो, तो आपकी जो एक्सेलरेशन बॉडी 1 और बॉडी 2
दोनों की क्या होगी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी वजह से क्या होगा, वो है ना सेम टाइम पे है ना ज़मीन पे गिरेंगे, ठीक है, टाइम दोनों के सेम होंगे। तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा था डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। इसकी आप प्लेलिस्ट भी हमारी यूट्यूब से देख सकते हैं अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन जब भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, तो आप दो ऑब्जेक्ट्स को गिराएं, ठीक है, तो क्या होगा, वो है ना सेम टाइम पे गिरेंगे। तो इसका आंसर हो गया सी, बोथ ऑब्जेक्ट्स विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ग्रीन से कलर लेता हूँ मैं, कलर ग्रीन कलर, ये रहा, बोथ ऑब्जेक्ट्स विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आपको भी एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स लेने, फुल बिल्कुल। तो जी ये एमसीक्यूज के हमने टेस्ट बनाए हुए हैं, हर चैप्टर के, हर बुक के। टोटल 150 प्लस टेस्ट है, 1000 प्लस एमसीक्यूज हैं, 1300 प्लस 1400 प्लस एमसीक्यूज हैं। जिसकी आप तैयारी करें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपके एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स आने हैं। ये आप ले कैसे सकते हैं शीट को, हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल का, वहां पर आप ज्वाइन करेंगे। 1-2 दिन में आपको हर दूसरे दिन ये शीट की लिंक आ रही होगी। पेपर के अंदर एमसीक्यूज नहीं होते, बाकी पार्ट भी होता है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, राइटिंग वाला पार्ट। अगर आपको उसके अंदर भी टॉप करना है, उसके अंदर भी फुल मार्क्स चाहिए कि आपकी 95% 94% का रिजल्ट बने, आप खाली वो करें, वही के वही सवाल रिपीट हो, तो ये हम हमारे बैच वाले बच्चों को देते हैं। ये वाले ग्रैंड टेस्ट, ये स्पेशल ग्रैंड टेस्ट है जो कि हर टीचर की एक एक को बनाने में, एक चैप्टर को बनाने में 8-8 घंटे की मेहनत है एक एक टीचर की, जिसको कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये बेस वाले बच्चों के लिए हैं हमारे, लेकिन आप फ्री वाले जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, ज्वाइन करें। और आप भी एमसीक्यूज के अंदर 90% से अबव मार्क्स ला सकते हैं। और हमारे बेच वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 287 प्लस बच्चे 90% से अबव सिक्योर किया है, सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करके। हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल के जो ग्रैंड टेस्ट थे और जो नोट्स हमने दिए थे उनको हमारे प्रीमियम। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ 5 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून वेयर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखें, वेट का हमने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू mg। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। W आपका होता है वेट, M होता है आपका मास, और G होती है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या आप उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल दें, ठीक है, या ग्रेविटी जो होती है। तो ये हमारे फॉर्मूला हैं, ये फॉर्मूला यूज करके हमारा वेट निकलता है। अब हमें पता है कि हमारा जो वेट है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम W लिख लेंगे, ठीक है, वही हम निकाल लें। बचा हमारे पास क्या, हमारे पास मास और G, M और G। M इन्होंने क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5 kg, ठीक है। सो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, G से। G यहाँ पे दिया हुआ है 1.6, तो हम इसको 5 टाइम्स 1.6 करेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, आंसर आता है 8 क्या, न्यूटन्स, ठीक है। तो अब हम आएंगे यहाँ पे और देखेंगे कि ऑप्शंस कौन से पड़े हुए हैं। तो ये देखें यहाँ पे एक आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो हमने ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दिया, ये हमारा 8 न्यूटन आंसर हो गया। फिर हम आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एन एयर कोर्ड कॉइल, द कंपास नियरबाई नीडल प्लेस बाय डिफ्लेक्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब उसके अंदर आपने करंट वाले पे ही आयरन नेल डाल दिया, तो कंपास नीडल को क्या होगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें बोली गई यहाँ पे, तो मैंने सबसे पहले सिंपल यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड एयर कॉइल। इसकी यानी डायग्राम मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। सो ये हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर नंबर 8 में, जो हमारा मैग्नेटिज्म वाला था, कि आपके पास अगर एक कॉइल होता है, कॉइल उसके अंदर अगर आप वायर रैप कर दें उसके, ठीक है, अगर किसी ने कॉइल नहीं देखा हुआ, कॉइल एंड वायर रैप अराउंड इट, इसके अंदर डायग्राम आपको दिखाते हैं, असली वाली जो होती है ये है ना, आपका यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मोटर्स होती है, जैसे आपका हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर में है ना ये होता है, जो छोटे छोटे से हेलीकॉप्टर होते हैं ना, टॉय वाले नहीं, जो आप उड़ाते हैं रिमोट से, वो वाले, और भी बड़े बड़े जो होते हैं उसमें ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये जो जैसे आप देख रहे हैं ये एक टाइप से समझे, और इसके ऊपर आपने वायर ऐसे ही रैप कर दी, तो ये आपका कॉइल होता है।
अब आप क्या करते हो, वायर आपने रैप कर ली और उसके अंदर आप है ना वो डालते हो अपना करंट। जब आप करंट डालते हो तो यहाँ पे एक आप अगर एक मैग्नेट लगाओगे तो वो डिफ्लेक्ट करता है, और वही आपके यहाँ पे सवाल ने बोला हुआ है। सवाल ये रहा, कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एन एयर कोर्ड कॉइल द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स। डिफ्लेक्ट्स का मतलब कि अगर जैसे ये आपकी मैग्नेट है तो है ना वो नीडल ऐसे यू होने लगती है। तो ये तो लिखा हुआ। अब वो कह रहा है कि इसी चीज पे अगर आप एक आयरन का नेल डाल तो क्या होगा। तो फिर है ना डिफ्लेक्शन उसकी हमने पढ़ी हुई कि ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है और नेल की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इंड्यूस होती है, तो उसकी वजह से ये है ना आपका वो चेंज होने लगता है। तो अगर इसकी मैं आपको डायग्राम खोल के दिखाऊं तो ये देखिए, ये आपका कॉइल है। अब इसकी है ना मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके थ्रू अगर आप ये जो मैग्नेटिक फील्ड को आप डिस्टर्ब करते हो, नेल पास करते हो, तो वो जो डिफ्लेक्शन होती है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से ये है ना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करने लग जाता है। ये हमने डिटेल में चैप्टर 8 में पढ़ा था। तो इसका जो आंसर है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने लगती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है, बी भी नहीं है। कह रहा है डिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन लेस स्लोली, वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर, रिफ्लेक्ट मोर क्विकली एंड स्ट्रांगली। ये ज्यादा रिफ्लेक्ट करने लगता है जल्दी से और जोर से करने लगता है। ठीक है, इसका डिटेल में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमारी क्लास 9 फिजिक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी, फिजिक्स फेडरल बोर्ड की किताब की हमारे चैनल पे, आप उधर से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे आएंगे, ये प्लेलिस्ट पे इधर आएंगे, तो हमारी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ये क्लास 9 फिजिक्स की, जिसमें पूरे पूरे सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे है ना आपको लेक्चर सारे मिल जाएंगे। तो इसमें है ना हमने हमारी चैप्टर 8 के डालेंगे हम, और इधर आपको सारे लेक्चर्स डिटेल में मिल जाएंगे, और बाकी पूरे चैप्टर्स के आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे पूरे हमारे यूट्यूब पे। तो उसमें है ना हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है कि ये होता कैसे है। तो अब इससे हमें हमें पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो है सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द ग्रेटेस्ट प्रीफिक्स। अच्छा, अब प्रीफिक्स की यहाँ पे बात की गई है। प्रीफिक्स क्या, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे कि हमने जब साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे थे और कन्वर्जन्स कर रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन, तो हमने बोला कि यार लेट्स से मेरे पास यहाँ पे है नंबर, यहाँ पे एक नंबर मैं लिखता हूँ, लेट्स से लिखते हैं हम 1 मिलियन। ठीक है, अब आप देखोगे मिलियन लिखने में मुझे, एक काम करते हैं ट्रिलियन कर लिए फ्रेंड। ठीक है, अब लिखने में टाइम लग रहा है। साइंटिस्ट ने बोला यार नहीं, वन ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 1 बिलियन मीटर। ठीक है, 1 बिलियन कर देंगे। 1 बिलियन मीटर लिखने में यार 5 सेकंड लग रहे हैं, और जल्दी जल्दी भाई हैंड राइटिंग भी गंदी गंदी हो सकती है। हमने बोला यार इसको छोड़ो, हम है ना इसको लिखेंगे एज 1 टाइम्स 10 टू द पावर 9। ठीक है, और मीटर हमने ये लिख लिया, और हमने देखा कि अच्छा ये 10 टू द पावर 9 है यहाँ पे। अच्छा, 10 टू द पावर 9 को हमने एक प्रीफिक्स दे दिया। ठीक है, वो प्रीफिक्स है ना हमने उसको बोला से हम कहते हैं गीगा। तो हमने बोला कि हम है ना 1 बिलियन लिखने की जगह हम बोलेंगे 1 गीगा मीटर। ठीक है, और जीएम इसका हो गया। ठीक है, ये आपने है ना इसको बोला था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ढूंढने हैं ग्रेटेस्ट प्रीफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट प्रीफिक्स जो आपका है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे नैनो। नैनो तो बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि वो सबसे छोटा है। फिर मिली, मिली भी नेगेटिव में है, ये भी छोटा है। डेसी, ये भी छोटा है। सबसे बड़ा जो आपका है वो है डेका। ठीक है, सबसे बड़ा वाला। ये आपको आंसर कैसे पता, हमारी जो किताब है उसमें है ना पूरा टेबल बना हुआ है, क्योंकि डेका आपका है 10 टू द पावर 10, सबसे बड़ा वही है। डेसी मतलब 2 हो गया, मिली मतलब 10 टू द -3, नैनो मतलब 10 टू द -9। ठीक है, 10 टू द पावर 10, डेका सबसे बड़ा है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 8। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क विच इज इक्वल टू। अच्छा, अब जूल से मिलता जुलता हमें क्या निकालना है, एक यूनिट निकालना है, और ये है ना इसका जो आंसर निकलेगा, हम है ना सारे ऑप्शन है ना गो थ्रू करेंगे। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, न्यूटन। नहीं, न्यूटन गलत है। क्यों, क्योंकि न्यूटन फोर्स के बराबर है। ठीक है, ये फोर्स का है, और फोर्स और एनर्जी अलग है। क्यों, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये हमारा फॉर्मूला है एनर्जी का। तो इसलिए फोर्स और एनर्जी के कभी सेम नहीं होंगे। तो आंसर नंबर 8 का ए तो है नहीं। फिर आ गया दूसरा, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि केजी मीटर्स पर सेकेंड जो है वो इसका नहीं है, वो है आपका फोर्स का वापसी। ठीक है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है
मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास का यूनिट केजी होता है और एक्सेलरेशन का मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये वापसी फोर्स न्यूटन इसके बराबर है, जूल्स इसके बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फिर आ गया वॉट सेकंड। वॉट सेकंड और न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड तो गलत है, ठीक है। न्यूटन सेकंड कैसे गलत है? क्योंकि यहाँ पे देखें ये हमारा किसके बराबर है? न्यूटन, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमारा किसके बराबर है? मीटर। न्यूटन मीटर के बराबर सही है, सेकंड गलत है। तो इसलिए ना हम न्यूटन सेकंड तो हटा सकते हैं। बचा वॉट सेकंड हमारा आखिरी, वो है ना सही होगा। लेकिन कैसे सही होगा वो भी मैं आपको डिराइव करके बता देता हूँ, क्योंकि आंसर्स हमेशा है ना ऐसे ही आसान आसान वाले नहीं होते। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर का क्या यूनिट होता है? वॉट। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो हमारे पास इसलिए आखिर में क्या बचा यहाँ पे? वॉट सेकंड। तो हम यहाँ पे इसलिए इसको ऑप्शन नंबर सी वॉट सेकंड बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा सही आंसर है। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस साल की आखिरी बैच का आगाज होने जा रहा है, जो कि मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं फेडरल बोर्ड के, ग्रेड 9 और 10 के, और उसके बाद जो क्लास 11 के एग्जाम्स होने वाले हैं, उसकी तैयारी के लिए फ्रॉम ज़ीरो आपकी ये बैच स्टार्ट की जा रही है, जिसकी लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है। उससे पहले आपको एनरोल करवाना होगा 28 सितंबर 2025 तक, ये लास्ट डेट है हमारी। अच्छा जी, इसकी फ़ी आपको पता है कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये पर महीना एक सब्जेक्ट, यानी 300 रुपये पर महीना सब्जेक्ट आप पे करें। आपके चैप्टर टेस्ट होंगे, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स होगी, मंथली टेस्ट लिए जाएंगे, होमवर्क दिया जाएगा। जो टॉपर बच्चे होते हैं हमारी एकेडमी के, जिनकी टॉप परसेंटेजेस आ रही होती हैं 505 मार्क्स, 499 मार्क्स एंड 509 मार्क्स, ये जो टॉप बच्चे होते हैं इनके नोट्स और साथ साथ ये सारी की सारी फैसिलिटी, टीचर सपोर्ट, कोई सवाल है, डाउट क्लासेस हो गई, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर लिखा कैसे जाता है, बच्चों को तो लिखना ही नहीं आता, वो सारी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में पर महीना एक सब्जेक्ट। तो अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं इस चीज़ की? ये आपके पास नंबर है, इस नंबर पे आप हमें क्या करें? मैसेज करें व्हाट्सएप पे, सर हमें आपकी बैच ज्वाइन करनी है, क्लास 9 की, क्लास 10 की, क्लास 11 की, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आप हमें पेमेंट का मेथड बता दें। ये सारी डिटेल्स, पेमेंट कहाँ पर भेजनी है, रिसिप्ट आपको शेयर करनी है, आगे क्या प्रोसेस है, छोटा सा कुछ नहीं करना, खाली ये मैसेज कर देना है, हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी और बेस के अंदर ऐड करेगी। अटेम्प्ट करें, आप ग्रैंड टेस्ट दें जहाँ से 80% पेपर मिलता है, गेस्ट पेपर, आपके एग्जाम के अंदर सारे मार्क्स। और मज़े की बात बताऊँ क्या है, अगर आपकी 83% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको 100% फ़ी रिफंड कर दी जाएगी आखिर में जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारी एक लगी हुई है इतने सालों की मेहनत, जहाँ पर किसी बच्चे के मार्क्स कम आते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन दुनिया के टीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ, जो कि बच्चों को पर्सनली गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड यू कैन ज्वाइन दिस। और अगर नहीं आते आपके मार्क्स, हम आपको पूरा रिफंड देने के लिए तैयार हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अ कार, an elephant and a cricket ball have same kinetic energies. Which of these have greater speed? अब kinetic energy का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। kinetic energy is equal to half times mass times velocity square, ठीक है। अब सबकी वेलोसिटी सेम है, तो आप है ना वेलोसिटी के तो हटा दें, सबकी सेम है। हाफ क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मास जितना बड़ा होगा तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़। हमारे पास ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? एक आपकी दी हुई है गाड़ी, एक दिया हुआ है हाथी, और एक दी हुई है क्रिकेट बॉल। अब इसमें सबसे बड़ी वाली कौन सी होगी? एलिफेंट है ना, उसका सबसे ज़्यादा वेट होगा। आपका जो हाथी है ना, उसका बहुत ही भारी रहता है, उसकी वजह से अगर वो भाग रहा है बहुत तेज़ी स्पीड से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। तो इसलिए ना इसका आंसर एलिफेंट है, ठीक है। उसकी जो मास है वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए, आर फारदेस्ट एट पोल्स, बी, intersect each other, C, never intersect each other, and D, do not pass in vacuum। इसका आंसर क्या होगा? लोगों के लिए मैंने है ना एक डायग्राम निकाल ली, ठीक है। ये डायग्राम है ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें, यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखेंगे, कहीं है ना इंटरसेक्ट नहीं करी, एक दूसरे से टच नहीं करी, कहीं भी दिख रहा है कहीं टच करी है नहीं, यहाँ पे है ना निकल लेंगे, टच नहीं करें कभी। इधर भी देखें, इधर भी टच नहीं करें कहीं। उसकी वजह से इसका जो आंसर होगा ना वो होगा
सी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। सी इसका आंसर है। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन देख लेते हैं। और फर्देस्ट एट पोल्स, नहीं, फर्देस्ट एट पोल्स नहीं, सबसे दूर देखें, इनफैक्ट सबसे करीब पोल्स पे ही होते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत करीब है। सबसे जो दूर है ना वो होते हैं इधर, बिल्कुल मैग्नेट के इधर ऊपर। ठीक है, और साथ में हाँ बिल्कुल ऊपर, इधर ऊपर या फिर नीचे की तरफ। ठीक है, जब जो मिडल है ना, सेंटर उधर है ना, वो सबसे दूर होते हैं। ठीक है, इसका आंसर ए नहीं होगा। डी ये तो बिल्कुल गलत है, इसका उल्टा सही है। और डी डू नॉट पास इन वैक्यूम, नहीं पास करते हैं वैक्यूम में। अगर आपको ये आप है ना क्लास 10 में पढ़ेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो स्पेस में है ना पास करती है। जो अपनी लाइट होती है, लाइट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, ये डिटेल है ना क्लास 10 11 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन स्टडीइंग हाउ ग्लासेस हेल्प पीपल सी, कौन सी है? तो इसका जो आंसर है ना डायरेक्टली है ना, मैं आपको बता दे, वो आपको पता होना चाहिए, वैसे ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में है ना, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ऑप्टिक्स क्या होती है, वैसी ब्रांच होती है जिसमें आप है ना ग्लासेस, लेंसेज और ये सारी चीज़ें उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स नहीं, वो हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं, उसमें मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिसिटी ये आती है। मैकेनिक्स नहीं, उसमें है ना स्टडी ऑफ मोशन। इनफैक्ट यार मैकेनिक्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई थी। मैकेनिक्स की यहाँ पे नहीं, डेफिनेशन नहीं थी। मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है कि यार उसमें आप है ना मूविंग ऑब्जेक्ट्स, फोर्सेस और स्पीड्स, वेलोसिटीज इन बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी है ना आपका गलत हो गया यहाँ पे। तो आखिर में आपका ऑप्शन बचा 11। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 12, हमारा आखिरी सवाल। विच टर्म डिस्क्राइब्स अ थॉरली टेस्टेड आइडिया इन फिजिक्स? ठीक है, एक ऐसा आइडिया हमारे पास यार जो है ना टेस्टेड है, का है। तो अच्छा नहीं, यहाँ पे क्या है, टेस्टेड। ठीक है, थरली, ठीक है, टेस्ट किया गया है। ठीक है, जब हम एक आइडिया को टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आइडिया तो नहीं बचता। तो ए तो आंसर हमारा गलत है। ठीक है, हाइपोथेसिस, क्योंकि आपने टेस्ट कर लिया तो ये है ना हाइपोथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी कट हो गया। बचा सी एंड डी। इसका जो आंसर होगा ना वो होगा हमारा सी, थ्योरी होगी हमारी। इसका आंसर सी क्यों होगा और डी क्यों नहीं? क्योंकि डी है ना आपका, वो है लॉ। लॉ में क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन होती है आपके पास। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास है F इज इक्वल टू ma फॉर एग्जांपल। ये क्या है, ये एक आपका लॉ है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यार ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, स्टेटमेंट है। ठीक है, उसमें मैथ्स है। थ्योरी क्या होती है, थ्योरी जरूरी नहीं है। लेट्स से आपने है ना थ्योरी लेते हैं हमारी न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है आपका, कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वो वैसे ही स्टेट में रहेगा। उसकी कोई क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? नहीं, वो थ्योरी है इसलिए। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है सी, थ्योरी। अब आपके शुरू के जो 15 मिनट्स हैं, 15 मिनट है ना यहाँ पे आपके जाने चाहिए, यहाँ पे किस चीज़ में, ऐसे टिक्स मारने में। ठीक है, मैंने बड़े टिक्स बनाया क्योंकि मैं एग्जाम नहीं दे रहा, तो मैंने है ना ऐसे बड़े टिक्स बना लिए ताकि आप देख सकें कि अच्छा कौन से आंसर्स हैं। ये करने के बाद आपने ये करना है कि 5 मिनट आखिर में जो बचे हुए हैं ना, आप क्या करेंगे, अब जाएंगे यहाँ पे, ये सर्कल्स हैं, यहाँ पे है ना आप सर्कल करना शुरू कर लेंगे। शुरू में क्यों नहीं कर रहे यार, हम शुरू में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे पहली चीज तो ये, डिलीटिंग एंड ओवर राइटिंग इज नॉट अलाउड। इसका मतलब ये है कि आपने एक दफ़ा लिख लिया बस वो हो गया। एग्जामिनर का अगर मूड हुआ तो आपको छोड़ देगा, माफ़ कर देगा। नहीं हुआ मूड, वो है ना आपकी मतलब कोई है ना गारंटी नहीं है, फिर वो है ना आपके यूं मार्क्स कट कर देगा। नहीं भाई इसने है ना वो डिलीट मारा था, ये नहीं, ये गलत है। एक चीज़ ये। दूसरा, जब आप शुरू में सॉल्व कर रहे हैं तो एक ही चीज़ पे फोकस करें, वो है आंसर सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और आंसर आपने है ना छोटा सा यहाँ पे टिक बना दिया, बस इसमें ना आप टाइम लगाएं शुरू में। इस चीज़ पे टाइम ना लगाएं कि अच्छा यहाँ पे है ना मैं सर्कल सही से कर रहा हूँ, अच्छा थोड़ा सा बचा तो नहीं हुआ, अब है ना मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, थोड़ा सा बच गया, मैं इसको ऐसे ही पूरा है ना कंप्लीट कर लेता हूँ। ये इसमें है ना टाइम जाता है, आपके दिमाग भी जाता है। तो इसकी वजह से ये है ना आप इस वक्त ना कीजिए, ये है ना आखिर में 5 मिनट अपने है ना बचा के रखें इसके लिए। ठीक है, और इससे है ना हमारा मॉडल पेपर का सेक्शन ए तो कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए मसला बताऊँ कहाँ आता है। मसला इस जगह पर आता है कि जब हमारा जो स्टूडेंट है वो देने जाता है एग्जाम, तो उसे यही नहीं पता होता एग्जाम लिखते कैसे हैं एग्जाम के अंदर। अच्छा जी, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, उसको चीज़ें आ रही होती है, लेकिन उन्हें अल्फाजों में बयां कैसे करें वो तो पता ही नहीं है। अंग्रेजी अगर आप देखें माशाल्लाह से उसकी इतनी अच्छी होती है कि शेक्सपियर खुद रोने पर आ जाता है।
अब देखो जी, हमारे पास हमारी बैच के अंदर हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं। ये देख रहे हैं, ये नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से एक-एक सवाल को लिखने का जवाब सिखाया जाता है फ्रॉम बेसिक, 0 से लेकर कि आप लिखें कैसे कि जो एग्ज़ामिनर है आपके फुल बाय फुल मार्क्स दे आपके। ये जो सिर्फ़ और सिर्फ़ फैसिलिटी है, ये हमारे बैच वाले बच्चों के लिए है। सो देखिए, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके हमारे बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं और जिसके अंदर आप भी इसी तरीके की एग्ज़ाम राइटिंग सीख सकते हैं। तो अभी आएँ और अभी एनरोल करें।